नया साल, मुनीर की फिर वही पुरानी गलती। पीएम मोदी ने पाकिस्तान में प्रलय लाने की डेट तय कर दी है क्या? मुनीर और हाफिज के चेले कसूरी का वो कश्मीर प्लान, दुनिया बोल रही कि 2026 में मोदी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की डबल पिटाई तय है। उधर बांग्लादेश पहुंचकर जयशंकर ने क्या खेल किया है, सबसे पहले इसका चर्चा। हमने पाठशाला में आपको बताया ही था कि 2025 में तो मोदी ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था भाई, असली पिक्चर तो 2026 में रिलीज होगी और वही हो रहा है। आप देखिए कि इधर नया साल आया, उधर नरेंद्र मोदी ने ऐसे धमाके पर धमाके कर दिए कि सब हैरान है, परेशान है कि अब पाकिस्तान का क्या होगा। क्योंकि यहां लोग जब पटाखे फोड़कर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, नरेंद्र मोदी का नया भारत मिसाइलें मार मार के ऐसा न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है कि पाकिस्तान में मुनीर की सिट्टी पिट्टी गुम हो। नरेंद्र मोदी के न्यू ईयर धमाकों से घबराए पाकिस्तान का क्या हाल है, आप खुद देखिए कि नया साल आया तो मुनीर ने भारत को फिर नई धमकी दी है। पहलगाम के मास्टरमाइंड आतंकी कसूरी ने भी भारत के खिलाफ नया जहर उगला है। बलूचिस्तान हाथ से निकलता देख मुनीर ने भारत को धमकी दी है, वहीं कसूरी कश्मीर का राग गा रहा है। यानी पाकिस्तान की दुम सीधी नहीं हुई है। पाकिस्तान खुद भारत को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का न्योता 2026 में देगा और पीएम मोदी अपनी फुल प्रूफ तैयारी किए बैठे। आप खुद देखिए पिछले 10 दिनों में क्या क्या नहीं हुआ है भाई। बीते 10 दिन में भारत एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की टेस्टिंग कर चुका है। ब्रह्मोस की तरह घातक प्रलय मिसाइल का टेस्ट हो चुका है। सोचिए जिसका नाम ही प्रलय है, वो पाकिस्तान में फटेगा तो प्रलय ही ना लाएगा। समंदर के अंदर से परमाणु हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा चुकी। नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल का टेस्ट हो चुका। नए साल पर भारत की सेना में रैमजेट इंजन वाले तोप के गोले आ गए। इजराइल से 1000 गाइडेड बॉम्ब खरीदे जा रहे हैं। भारत की तैयारी बहुत अलग लेवल पे चल रही है और मुनीर की हरकतें उसी लोअर लेवल पर है, वो सुधर नहीं रहा। और यही सब देखकर दुनिया जो है वो भविष्यवाणी कर रही है। कई लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2026 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा ही होगा। और मुनीर के लिए कहां से बुरी खबर आई है कि इस साल भारत के साथ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ेगा, यह भी आज आपको बताने जा रहा हूं। भारत और अफगानिस्तान मुनीर को फोड़ेंगे। उधर कैसे बांग्लादेश में पीएम मोदी ने मुनीर का गेम बिगाड़ दिया है। पीएम मोदी ने कैसे बांग्लादेश में विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजकर अपनी चिट्ठी के जरिए मुनीर का खेल बिगाड़ा है, आज वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि मुनीर भारत को धमका क्या रहा है और पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फोड़ने के लिए क्या नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर ली। यह युद्ध कब होगा, कैसे होगा, क्या अगले ही कुछ महीनों में या दिनों में हो सकता है, क्या खबर आ गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. भारत की तोपें नॉन स्टॉप गोले बरसा रही हैं। समंदर का सीना फाड़कर मिसाइल निकल रही है। नए नए रॉकेट से पाकिस्तान को फोड़ने की तैयारी हो रही है। नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट चल रहा है। मतलब हर दिन भारत अपने नए नए हथियारों की धार चेक कर रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब नए हथियार की टेस्टिंग की खबर ना आए। इस टेस्टिंग को देखकर ही पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पीएम मोदी ऐसी ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा होगा कि पहले मिसाइल को देखें या रॉकेट को देखें या तोप की गोलों को अपडेट रखें। पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि पीएम मोदी इन हथियारों से नए साल की आतिशबाजी तो करेंगे नहीं। ये हथियार पाकिस्तान के लिए ही है और ये मेगा तैयारी इसलिए चल रही है क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। तो किसी भी दिन इन हथियारों की टेस्टिंग पाकिस्तान पर ही हो जाएगी। साल तो बदल गया लेकिन मुनीर की हरकतें नहीं बदल रही। मुनीर ने फिर से भारत को नए साल पर नई धमकी दी है। इस धमकी में मुनीर का डर साफ साफ दिख रहा है। आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की अखंडता का उल्लंघन होने पर निर्णायक प्रतिक्रिया दी जाएगी। सेना के बयान के मुताबिक आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में स्थित जनरल हेडक्वार्टर्स में बलूचिस्तान पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत को ये चेतावनी दी।
लेकिन मुनीर के इस बयान में उसका डर भी छिपा है, बलूचिस्तान को गंवाने का डर, पाकिस्तान के टुकड़े होने का डर। मुनीर ने फिर से भारत पर झूठा आरोप लगाते हुए कहा कि भारत समर्थित गुट बलूचिस्तान में हिंसा फैलाने और विकास को बाधित करने का काम कर रहे हैं। मुनीर ने ऐसे वक्त में भारत का नाम लिया है जब पाकिस्तान में मुनीर की खिल्ली उड़ रही है। उसे डरपोक जनरल कहा जा रहा है, जो नींद में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूमता है और आर्मी दफ्तर में भी बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे रहता है। मुनीर के साथ साथ उसके पाले आतंकी भी भारत का नाम लेकर जहर उगल रहे हैं। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्ला तो इतना बौखला गया है कि वो कश्मीर से लेकर हैदराबाद और जूनागढ़ तक पर अपना दावा ठोक रहा है। इन आतंकवादियों का हैदराबाद और जूनागढ़ का नाम लेना ये बताता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के एक्शन से ये लोग इतने बौखला गए हैं कि हैदराबाद से जूनागढ़ तक का नाम ले रहे हैं। मुनीर से लेकर आतंकी तक सब इसलिए बौखलाए हैं क्योंकि 8 महीने बाद भी ऑपरेशन सिंदूर की मार का दर्द पाकिस्तान झेल रहा है। जो नई सैटेलाइट इमेज आई है वो बता रही है कि भारत के हमले में तबाह हुए पाकिस्तान के एयरबेस अभी तक ठीक नहीं हो पाए। पाकिस्तान अब भी ज्यादातर एयरबेसेस में हुए नुकसान को ठीक करने में लगा है। इधर पाकिस्तान मरम्मत में लगा है, उधर भारत पाकिस्तान को फोड़ने की नई तैयारी में जुट गया है। 31 दिसंबर को ही भारत ने प्रलय मिसाइल का टेस्ट किया। ब्रह्मोस की तरह ही घातक माने जाने वाली ये स्वदेशी क्वासाई बैलिस्टिक प्रलय मिसाइल है। इस परीक्षण में डीआरडीओ ने एक ही मोबाइल लॉन्चर से 2 मिसाइलों को बैक टू बैक फायर किया। जब एक साथ बैक टू बैक 2 मिसाइलें हमला करती हैं तो ये और ज्यादा घातक हो जाती हैं। प्रलय मिसाइल भारत की आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन नमूना है। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। प्रलय मिसाइल उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है, आखिरी समय में भी चकमा देकर दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। इसे इंटरसेप्ट करना या हवा में मार गिराना बेहद मुश्किल होता है। 7,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ये मिसाइल 1000 किलो बारूद लेकर जा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 150 से 200 किलोमीटर की है। पाकिस्तान अभी प्रलय के सदमे से बाहर आता उससे पहले ही भारत ने नए साल में पाकिस्तान को तोपों के नए गोलों से हिला दिया है। आज ही खबर आई है कि भारतीय सेना दुनिया की पहली सेना बन सकती है जो रैमजेट पावर्ड 155 mm तोप के गोले सेवा में शामिल करेगी। ये स्वदेशी तकनीक IIT मद्रास और भारतीय सेना ने मिलकर विकसित की है। एक बार पूरी तरह विकसित होने पर यह तकनीक भारतीय सेना के सभी तोप सिस्टम पर इस्तेमाल की जा सकेगी। मौजूदा गोलों की रेंज 30-40 किलोमीटर होती है, लेकिन ये तकनीक इसे दोगुना कर देगी। ये तकनीक दुश्मन के पीछे के ठिकानों, कमांड सेंटर्स, लॉजिस्टिक हब्स, एयरफील्ड्स पर सटीक हमला करने में सक्षम बनाएगी। इससे पहले 29 दिसंबर को भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल टेस्ट कर दिया, जो 120 किलोमीटर की रेंज में अचूक निशाना साध सकता है। 23 दिसंबर को भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जो पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर की रेंज तक मार सकती है। पिनाका K4 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ही भारत ने एडवांस आकाश NG का सफल टेस्ट करके पाकिस्तान में दहशत फैला दी थी। भारत की तैयारी तगड़ी है। 2025 में ट्रेलर भारत दिखा चुका है, अब 2026 में पूरी पिक्चर दिखा देगा और इसकी भविष्यवाणियां भी होने लगी हैं। देखिए, अमेरिका के एक थिंक टैंक ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसने पाकिस्तान के पसीने छुटा दिए। अमेरिकी थिंक टैंक ने साफ कहा है कि इस साल पाकिस्तान को भारत फोड़ेगा, अफगानिस्तान भी फोड़ेगा, यानी पाकिस्तान 2 तरफ से पिटेगा। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने अपनी रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका जता दी है। अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक भले ही वर्तमान में संघर्ष का विराम है, लेकिन युद्ध की चिंगारी अभी भी सुलगी हुई है। अमेरिकी थिंक टैंक को लगता है कि अगले युद्ध की वजह नया आतंकी हमला होगा, यानी पाकिस्तान फिर कोई आतंकी हमला करेगा और भारत इस बार पाकिस्तान को तगड़ा फोड़ेगा। रिपोर्ट में कश्मीर का जिक्र किया गया है, साथ ही यह भी कहा गया है कि भाई कश्मीर की वजह से युद्ध भड़कने का जिक्र है इसमें, यानी पाकिस्तान पिछले साल की तरह फिर से कश्मीर में कोई आतंकी हमला करवा सकता है।
और जिस तरह के पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर का आतंकी कसूरी कश्मीर का नाम ले रहा है, भाई उससे क्लियर दिख रहा है कि पाकिस्तान फिर मार खाने की तैयारी खुद कर रहा है। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह भी है कि इधर से भारत फोड़ेगा, उधर से अफगानिस्तान भी नहीं छोड़ेगा। रिपोर्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी फिर से सशस्त्र संघर्ष की आशंका जताई गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष की वजह क्षेत्रीय उग्रवाद को बताया गया है। यानी बड़े बड़े थिंक टैंक कह रहे हैं कि पाकिस्तान फिर मार खाएगा, यह ना सुधरने वाला। और सिर्फ अमेरिकी थिंक टैंक ही नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर बाकी लोग भी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। कल ही पाठशाला में एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि यह युद्ध 2026 में होकर रहेगा। सुनिए एक बार छोटा सा हिस्सा, फिर आपको बताता हूं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। पीओके 2026 में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, और क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 2026 में होगा या नहीं होगा? अब मैं इसको ऑपरेशंस नहीं बोलूंगी। अब कोई सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशंस ये सब नहीं होने वाला। अब जो होगा, अब वार होगा पाकिस्तान के साथ। हाँ, वार और ये 2026 में होगा मोस्टली। जो चैत्र नवरात्रि के आसपास, जो मार्च अप्रैल में, वहां पे होने की बहुत संभावना है, बहुत मैक्सिमम। मैंने तो 2024 में जब पहलगाम अटैक वगैरह नहीं हुआ था तभी कहा था कि पीओके 2025 में, 2027 में यहाँ आ सकती है, और बिल्कुल आ सकती है। थोड़ा सा टाइम लूंगी। एक इंटरेस्टिंग चीज सबको समझ में आएगा, कि आपके बच्चों को भी यहाँ समझ में आएगा, कि जब 1970 वार में पाकिस्तान का एक भूमिखंड टूट के, अब जो हम जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, तब एक्चुअली शनि जो है वो मेष राशि में गया था, और साइड बाय साइड उनका शनि में केतु का अंतर्दशा चल रहा था। वो ही स्थिति बन रहा है अभी, सेम सिनेरियो जो 71 में हुआ। 71 में 2027 में शनि जो है मेष राशि में जाने वाले हैं, और अगले साल से शुरू हो रही है उनकी 1 साल के लिए, जो 2027 के मिडिल तक चलेगा, उनका केतु का साफ पीरियड। अब उनके देश में, पाकिस्तान में सत्ता भी चेंज होगा। उनका जो अभी जो प्रधानमंत्री है वो जाने वाले हैं, मिलिट्री शासन वाले, वो तो उनके लिए आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और भूमिखंड फिर से टूटना तो एकदम तय है। तो पीओके वो बचा के रख नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। लेकिन आप कह रही हैं कि 2026 मार्च के आसपास से एक फुल फ्लेजेड वॉर होगी भारत पाकिस्तान की। अब भारत पाकिस्तान में अब फुल फ्लेजेड वॉर ही आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि स्ट्राइक जैसा कुछ नहीं है, तो इससे तो बड़ी ही चीजें हैं। पाकिस्तान से युद्ध की इन भविष्यवाणियों के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बड़े संकेत दे दिए। एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर खुला ऐलान कर दिया है, साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को जारी रखता है तो फिर भारत को भी जवाब देने का पूरा अधिकार है। सुनिए कैसे पाकिस्तान को भारत खुली चुनौती दे रहा है कि करोगे अगर तुम गलत काम तो फिर पिटाओगे। When you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. इधर भारत ने पाकिस्तान को टाइट कर दिया है, उधर तालिबान ने भी पाकिस्तान को कायदे से समझा दिया है कि ज्यादा उछलोगे तो अच्छा नहीं होगा। नए साल पर तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान पर कंट्रोल करने की हिमाकत ना करे। तालिबान ने साफ कहा है कि वो अपने फैसले खुद लेता है, इस्लामाबाद इसमें टांग ना अड़ाए। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि जब वो सत्ता में वापस आए तो पाकिस्तान ये चाह रहा था कि तालिबान उसके मुताबिक चले। तालिबान के प्रवक्ता ने साफ कहा कि पाकिस्तान को इस तरह सपने नहीं देखने चाहिए। तालिबान ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान को हड़काया है जब अफगानिस्तान में अमेरिका के सबसे ताकतवर माने जाने वाले रीपर ड्रोन के ढेर होने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दावा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की तरफ भेजे गए अमेरिकी ड्रोन को धुआं कर दिया। इसी के साथ ये थियरी भी चल रही है कि पाकिस्तान के बेड़े में अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन नहीं, और इसीलिए अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में खेल कर रहा है और मुंह की खा रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच ये तनातनी पाकिस्तान की सेना को बहुत भारी पड़ रही है। एक तो बॉर्डर पर पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही TTP के आतंकी पाकिस्तान की सेना को लगातार फोड़ रहे हैं। तालिबान से भिड़ने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपना बहुत नुकसान करवा लिया है। 2025 का साल पाकिस्तान के लिए सबसे घातक साल साबित हुआ। 2025 में अफगानिस्तान बॉर्डर से हुए हमले में पाकिस्तान में करीब 4000 लोग मारे गए। इसमें से 1070 लोग तो सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट में ही मारे गए।
पाकिस्तान की पिटाई के पीछे सीधे सीधे तहरीके तालिबान का हाथ है, जो आए दिन पाकिस्तान में धमाके करता है। तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान को कैसे फोड़ा है, खुद इसका वीडियो जारी किया गया। पाकिस्तान में जान माल का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही उसे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर 10,000 के करीब ट्रक फंसे हुए हैं। कराची बंदरगाह पर 11,000 से 12,000 अफगान ट्रांजिट और मध्य एशिया के कंटेनर अटके पड़े हैं। इससे दोनों देशों का व्यापार रुका हुआ है। हर दिन करोड़ों का घाटा हो रहा है। पाकिस्तान के निर्यात को झटका लग रहा है, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान इस नुकसान को कम करने के लिए नए रास्ते और साझेदार तलाश रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि अब वो अपने एयरलाइंस से लेकर होटल सब कुछ बेचने पर आ गया है। खबर है कि IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की सरकार अपने होटल, बैंक, इंश्योरेंस, एनर्जी कंपनियां सब बेच रही है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बढ़कर $131 बिलियन पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान को रोजाना का खर्चा चलाने के लिए भी अब कर्ज लेना होगा। इधर पाकिस्तान की हालत खराब है, उधर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर उसे और टेंशन में डाल दिया है। जम्मू कश्मीर में एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर दुलहस्ती प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज को मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 260 मेगावाट बिजली बनेगी। इससे पहले सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी इसी नदी पर बनाने की मंजूरी दी गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया। उसके बाद से पाकिस्तान को झटके पर झटका लग रहा है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट के फेज 2 को मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान सिंधु जल समझौते की दुहाई दे रहा है, कह रहा है कि हमें कुछ नहीं बताया गया। वैसे ये वही पाकिस्तान है जो सिंधु जल समझौते के रद्द होने के बाद एक सुर में गा रहे थे कि पानी की जगह खून बहेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर भी बहुत उछल रहा था, लेकिन नया साल आते ही बांग्लादेश में भी नया खेल होने लगा है। नरेंद्र मोदी ने ऐसी चाल चली है जिससे पाकिस्तान को भी शॉक लगा होगा। भारत से बिगड़े रिश्तों के बीच भी पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को बांग्लादेश भेज दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी का एक लेटर लेकर बांग्लादेश पहुंचे तो यूनुस सरकार टेंशन में आ गई। बांग्लादेश में बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनके बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने मोहम्मद यूनुस से कोई मुलाकात नहीं की। यानी क्लियर मैसेज चला गया कि तुम मिलने लायक भी नहीं हो, जिस तरह से तुमने बांग्लादेश का हाल कर रखा है। तनावपूर्ण माहौल के बीच विदेश मंत्री का बांग्लादेश जाना, मोहम्मद यूनुस से न मिलना बहुत कुछ कह रहा है। और इसके साथ साथ एस जयशंकर ने बांग्लादेश में अभी के वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े चेहरे से मुलाकात करके मोहम्मद यूनुस को समझा दिया कि मुनीर के चक्कर में फंसकर कुछ नहीं कर पाओगे। बांग्लादेश में पीएम मोदी ने कैसे मुनीर के प्लान पर पानी फेरना शुरू कर दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। मोदी के ढाका मास्टर प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार है। बांग्लादेश पर मोदी जियोपॉलिटिक्स की सियासी बिसात बिछाकर बैठे हैं, जहां खेल भी उनका है, मोहरे भी उनके हैं, प्यादे भी उनके हैं और चाल भी उनकी है। बेगम खालिदा जिया के जनाजे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजकर मोदी ने कूटनीति के तीर से 2 निशाने साध लिए हैं। पहला है भारत बांग्लादेश के रिश्तों में आई तल्खी को नरम करना और दूसरा बांग्लादेश के नंबर 2 मैन को बांग्लादेश भेजकर दुनिया में संदेश देना कि भारत रिश्ते सुधारने में पहला कदम बढ़ा चुका है। बांग्लादेश से वापस आकर विदेश मंत्री ने क्लियर मैसेज भी दिया कि भारत से दूर होना उसके पड़ोसियों के अपने हित में नहीं है, क्योंकि भारत जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, अगर वो भी ऐसी ही तरक्की करना चाहते हैं तो उन्हें भारत के साथ आना ही पड़ेगा। I was there in Bangladesh just 2 days ago. I had gone to represent India at the funeral of the former Prime Minister of Bangladesh, Begum Khalida Zia. There is as I said, a good neighbor, bad neighbor, but an overall neighborhood policy. Most of our neighbors, I think, have, a realization that India's growth is today a lifting tide. That if India grows, all our neighbors will grow with us. They will have many more opportunities. I think that, in a sense, is the message which I also took to Bangladesh.
यहां भारत की ओर से 2 अहम कूटनीतिक संदेश देखने को मिले। विदेश मंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के नए फेस तारिक रहमान से तो मिले, लेकिन मोहम्मद यूनुस से कोई मीटिंग, कोई मुलाकात नहीं की। एस जयशंकर के बांग्लादेश दौरे की एक और तस्वीर बेहद चर्चा में है, जब वो पाकिस्तानी स्पीकर अयाज सादिक से मिले और उनसे हैंडशेक किया। जयशंकर ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से कोई बैठक नहीं की, जो भारत बांग्लादेश संबंधों में वर्तमान तनाव की गंभीरता को दिखाता है। ये कदम खास तौर पर तब और ज्यादा अहम हो जाता है जब नेपाल के विदेश मंत्री और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने यूनुस से स्टेट गेस्ट हाउस में मुलाकात की। भारत का स्टैंड साफ है। जब से यूनुस सरकार बनी है, वो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। 300 से ज्यादा हिंदू और अल्पसंख्यक मारे गए हैं। लगातार हिंदुओं के घरों पर अटैक हो रहा है। अब यूनुस सरकार ने हिंदुओं के अधिकारों पर भी डाका डालना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश सरकार की ओर से 2026 की छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं को सरस्वती पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, जन्माष्टमी, महालया की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। इस सब के बीच जयशंकर की यूनुस से न मिलने की स्थिति एक साफ राजनीतिक संदेश के तौर पर सामने आई है, जो भारत की नाराजगी और गंभीर दृष्टिकोण को दिखाती है। दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर के पैरों तले भी जमीन खिसकी जा रही है। बांग्लादेश के लिए जो जहरीला प्लान मुनीर के दिमाग में था, वो फेल होता दिख रहा है। मोदी के ढाका प्लान की तस्वीर जब से मुल्ला मुनीर ने देखी है, वो डर से कांप रहा है। मुनीर सोच रहा है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद चुनाव टल जाएंगे। हादी की मौत का ठीकरा भारत पर फोड़कर एंटी इंडिया सेंटिमेंट तैयार करके चुनाव को डिरेल किया जाएगा। लेकिन उस्मान हादी के भाई ने ही मुनीर और यूनुस का प्लान फेल कर दिया। हादी के भाई ने सामने आकर सीधे सीधे कह दिया कि चुनाव रोकने के लिए हादी को मरवाया गया है। और अब खुद भारत के विदेश मंत्री का बांग्लादेश जाना, वहां जाकर बीएनपी के टॉप नेताओं से मुलाकात करना, यूनुस से न मिलना और पाकिस्तानी असेंबली के स्पीकर से हाथ मिलाना, ये सब कुछ मोदी के टैक्टिकल मूव का हिस्सा है। मोदी का ढाका मास्टर प्लान तो अब खुद पाकिस्तानी ही मुनीर को समझा रहे हैं। पर मुल्ला मुनीर आंखों में पट्टी बांध कर बैठा है। जयशंकर के हैंडशेक पर पाकिस्तान इतराने लगा है। जयशंकर से हाथ मिलाने के बाद अयाज सादिक टीवी चैनलों पर जाकर कह रहे हैं कि हम नहीं, वो आए हमसे हाथ मिलाने। लेकिन मोदी नीति पाकिस्तानियों के दिमाग से ज्यादा तेज है। ये बात पाकिस्तानी हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रही। भारत की बांग्लादेश पॉलिसी में पाकिस्तान ना चाहते हुए भी आ ही गया है, और इसकी वजह खुद मुनीर है। ये किसी से नहीं छिपा कि बांग्लादेश में आईएसआई को मोहम्मद यूनुस सरकार का साथ मिलता है। आसिम मुनीर ने चोरी छुपे बांग्लादेश में आईएसआई का ढाका सेल एक्टिव कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मुनीर का यह ढाका सेल कहीं और से नहीं, बल्कि ढाका में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन से काम कर रहा है। मुनीर के इशारे पर आईएसआई ने पिछले साल नवंबर में ढाका सेल का गठन किया था। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के पीछे ढाका सेल का बड़ा रोल सामने आया है। लेकिन तारिक रहमान की लंदन से वापसी के बाद बांग्लादेश की राजनीति में तीसरा कैरेक्टर आ गया है। तारिक की वापसी से यूनुस और पाकिस्तान के मंसूबे धराशायी हो सकते हैं, क्योंकि शेख हसीना की अवामी लीग के बाद बीएनपी ही है जिसकी पकड़ मजबूत है। ऐसे में अब यूनुस की राहें मुश्किल भरी होने वाली है। बांग्लादेश से वापस आकर विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को खरी खरी भी सुनाई है और साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान अगर कोई जुर्रत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब उसे उसी वक्त दिया जाएगा। देखिए, कट्टरपंथियों के प्लान पर तो पानी मोदी फेर ही रहे, लेकिन जब पानी की बात हो रही है तो पाठशाला में अगला चैप्टर बड़ा जरूरी है। इंदौर में जान लेने वाले जहरीले पानी की रिपोर्ट में ऐसा क्या निकला जो सबको हैरान कर रहा है। इंदौर कांड पर होने लगे धड़ाधड़ एक्शन। गटर का पानी पिलाने वाले अब कैसे नहीं बच पाएंगे, इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, इंदौर को इस देश का सबसे साफ शहर कहा जाता था, लेकिन इसी साफ शहर में जब जहरीला पानी पीकर लोग मर गए तो पूरा देश हैरान रह गया। लोगों का गुस्सा भी इस पर फूटा कि इस तरह से गटर का पानी पिलाकर लोगों की जान लेने वाले किसी हाल में बचने नहीं चाहिए। इंदौर कांड पर कैसे अब धड़ाधड़ एक्शन हो रहा है,
पहले इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बताऊंगा कि इंदौर में जिस जहरीले पानी ने लोगों की जान ली, उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या निकला जो आपको हैरान कर देगा। इंदौर जैसे शहर में गंदे पानी की सप्लाई से हुई मौतों ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद सीएम मोहन यादव एक्शन में आ गए। उन्होंने इंदौर के अपर आयुक्त को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से प्रभार वापस ले लिया गया है। सीएम के आदेश पर इंदौर नगर निगम के कमिश्नर और अपर कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इंदौर में दूषित पानी से हो रही मौत के विरोध में प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। नगर निगम की अनदेखी के विरोध में कांग्रेस पार्षद की अगुवाई में लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। वहीं भोपाल में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आपत्तिजनक बयान का विरोध कर रहे थे। हाथों में गंदे पानी की बोतल लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की। शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। कैलाश विजयवर्गीय शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हम ये पानी सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता ये पानी पी रही है और बीजेपी के विधायक मंत्री आरओ और बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। हमारी मांग है प्रदेश के मुखिया से, ऐसे गालीबाज मुख्यमंत्री, गालीबाज मंत्री, ऐसा जो घंटा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके मीडिया के साथी ने उनसे पूछा, उसके बाद अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो हंस रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूरे दुख का माहौल है, इंदौर में दुख का माहौल है। ये गालीबाज मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के निशाने पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इंदौर की जनता मर रही है और कैलाश विजयवर्गीय सो रहे हैं। हालांकि इंदौर के रहने वाले कैलाश विजयवर्गीय लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। उन्होंने लोगों की परेशानी पर क्या कहा, आप भी सुनिए। कैसे सो सकती है? इंदौर हमारा शहर है। इंदौर इतनी अगर तकलीफ में और मैं सो जाऊँ तो मेरे से बड़ा कोई आदमी नकारा नहीं होगा, तो कैसे सो सकता है? तो इतनी बड़ी घटना हो गई तो सोने का तो काम नहीं। सरकार एक्शन में आई तो अधिकारी भी फील्ड पर नजर आ रहे हैं। भगीरथपुरा में जगह जगह टैंकरों से साफ पानी की सप्लाई की जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हमें आप देखें, नगर निगम की गाड़ी इस तरह से घूम रही है जो कि लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि पानी को लेकर सतर्क रहें। देखिए, ये देखिए, इसके अनाउंसमेंट को सुनिए। अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप? ये पानी उबालकर पीने का बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ। ये कितने दिन से अनाउंसमेंट चल रहा है आपको? अभी सन मेरे को थोड़ा अर्जेंट जाना है। अच्छा, ठीक है। तो ये अधिकारी हैं, नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अब पूरे भागीरथपुरा में इस तरह का अनाउंसमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर पानी को लेकर के तमाम जो समस्याएं हैं वो अभी भी चल रही हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें, टैंकर्स को यहाँ पर खड़ा रखा गया है। यहाँ टैंकर, इस तरह के टैंकर्स हैं, वो जगह जगह पर खड़े हैं। पानी का अगर किसी को पीने का पानी चाहिए तो इन टैंकर से भी ले सकता है। अभी फिलहाल भागीरथपुरा में पानी की समस्या को लेकर के परेशानी अभी भी कायम है और जो भी पानी सप्लाई में आ रहा है उसको उबाल कर पीने की हिदायत प्रशासन की ओर से दी जा रही है। इंदौर में गंदा पानी पीने से 210 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कम से कम 30 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद सरकार एक्शन में आई। अब अधिकारी फील्ड पर हैं, लेकिन इंदौर में जहरीला पानी पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सरकार कह रही है कि अभी तक 5 लोगों की मौत हुई है। आंकड़े बता रहे हैं कि 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है।
अभी तक 5 लोग की दुखद मृत्यु इस घटनाक्रम में हुई है और जो आंकड़े हमको अन्य सोर्सेज से आ रहे हैं, जैसे आपके माध्यम से या स्थानीय जनप्रतिनिधि माध्यम से, तो उसकी भी हम लोगों ने आज जो एमवाई में बैठक हुई थी उसमें उनके सीनियर डॉक्टर्स की टीम बना दी है, वो उनकी एनालिसिस करके और फिर हम लोग जो अपनी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से अपडेट करेंगे। देश के सबसे साफ शहर का तमगा चिपकाए इंदौर में चीख पुकार मची है। घरों में मातम पसरा हुआ है, शहर में गुस्सा है और पानी में जहर खुला हुआ है। बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर से नालों में आने वाला पानी पीने से बीमार लोगों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में उल्टी और दस्त से जूझ रहे 18 मरीजों को 2 अस्पतालों में भर्ती किया गया। 28 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मरीजों से मिलने पहुंचे। 29 दिसंबर को डायरिया से एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई और शाम तक यह आंकड़ा 4 हो गया। 30 दिसंबर को जानकारी सामने आई कि बीते 4 दिनों से बस्ती में लगातार मौतें हो रही थी। गंदा पानी पीने की वजह से मृतकों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी थी। इंदौर जैसे शहर में पीने के पानी से मौत हो जाए, ये तो लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि भाई जिस शहर की ब्रांडिंग ही सबसे साफ शहर के नाम पर हो रही हो, उस शहर में कोई गंदगी की वजह से मर जाए तो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये मामला महीने 2 महीने का है ही नहीं, 3.5 साल से लापरवाही बढ़ती जा रही थी और इस लापरवाही का खामियाजा लोगों ने जान देकर चुकाया है। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो तो और ज्यादा चौंकाने वाली है। लैब रिपोर्ट में पानी में बैक्टीरिया होने की पुष्टि हुई है। सैंपल में फेकल कोलिफॉर्म नाम का सीवेज बैक्टीरिया मिला है। फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जानवरों और इंसानों के मल में पाया जाता है। इससे पेट की बीमारियां, स्किन इन्फेक्शन, सांस की समस्याएं होती हैं। पानी के सैंपल में ई कोली बैक्टीरिया भी मिला है। ई कोली गंभीर फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। इससे कमजोर लोगों में किडनी फेल होने तक का खतरा होता है। लैब रिपोर्ट में सामने आया है कि क्लेबेसिएला बैक्टीरिया से लोगों को यह बीमारी हुई। क्लेबेसिएला बैक्टीरिया से निमोनिया, यूटीआई, खून में इंफेक्शन या घाव में इंफेक्शन हो सकता है। इंदौर के इस मामले में लापरवाही किस हद तक हुई, उस पर भी नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि 15 सितंबर 2022 को पाइपलाइन बदलने का प्रस्ताव MIC तक पहुंच चुका था, लेकिन यह फाइल 6 फरवरी 2023 को दोबारा आयुक्त के पास लौटा दी गई। यानी एक जरूरी काम 144 दिन तक जनप्रतिनिधियों के पास अटका रहा। अधिकारियों ने न तो निगरानी में सख्ती दिखाई, न ही काम की रफ्तार बढ़ाई। नतीजा यह हुआ कि 3.5 साल बीतने के बावजूद काम अधूरा रहा। आज चाहे कितने ही तर्क दिए जाएं, हकीकत यही है कि अनदेखी और लापरवाही ने सिस्टम को खोखला कर दिया। ऐसे सिस्टम की कीमत आखिरकार आम लोगों ने बीमारी, परेशानी और जान के जोखिम के रूप में चुकाई। मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि जानलेवा बैक्टीरिया वाले पानी से ही मौतें हुई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने सालों से गटर का पानी आने की शिकायतें की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। बताया जा रहा है कि गटर का पानी लीक होकर पीने के पानी की लाइन में मिल रहा है। नगर निगम की टीम पिछले 6 दिनों से मौके पर है, फिर भी लीकेज पॉइंट अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं पूरे मामले की मुख्यमंत्री से शिकायत करने वाले वार्ड 11 के पार्षद कमल वाघेला भी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने की बात कह रहे हैं। कमल वाघेला लोगों के घर पहुंच रहे हैं, खुद पानी पीकर चेक कर रहे हैं कि कितना सुधार हुआ है। कमल वाघेला ने दोषी अधिकारियों पर सख्त एक्शन की मांग करते हुए क्या आरोप लगाए, आप भी सुनिए। जिम्मेदार कौन है? 15 लोग मर गए, कौन जिम्मेदार है? अभी तक जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो पा रही है? एक्चुअल में ये लगभग 8 दिन हो गए इसको, और शुरू दिन हमने कंप्लेंट की थी कि इसमें कोई ना कोई केमिकल मिला है, और जनता का फीडबैक है कि जिस दिन पानी आया था उस दिन एक स्मेल आई उसमें, और उस स्मेल वाला पानी पीने के कारण ही ये कोई घटनाएं हुई है। और इस क्षेत्र में लगातार बहुत कोशिश कर ली प्रशासन ने, निगम ने, बाकी लोगों ने, कहीं भी कोई ऐसा बड़ा लीकेज है ही नहीं। क्यों नहीं ट्रेस हो पा रहा है लीकेज? कैसे ऐसा संभव है कि पूरा प्रशासन लगा है और लीकेज नहीं मिल रहा? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उस दिन आया जो क्लोरीन मिलता है, इससे ब्लीचिंग मिलता है, या तो उसमें मात्रा ज्यादा होगी या क्वालिटी में कोई अंतर हुआ, ये सब चीजें हो सकती है उसको। ये तो साफ हो चुका है कि पूरे मामले में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही थी। बताया जा रहा है कि नर्मदा के जिस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिल रहा था, उस पाइपलाइन को महीनों पहले ही बदला जाना था। आरोप है कि इंदौर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी टेंडर दबाकर बैठे हुए थे।
8 अगस्त को भागीरथपुरा इलाके की नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर हुआ था। टेंडर खरीदने की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 6 बजे तक थी, जबकि टेंडर 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे खोला जाना था। लेकिन टेंडर को 100 से ज्यादा दिन बाद 29 दिसंबर को शाम 4:30 बजे खोला गया। निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव और अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया ने टेंडर नहीं खोला। अगर टेंडर समय पर खुल जाता तो काम भी समय पर होता और शायद इतनी मौतें नहीं होती। इंदौर के जहरीले पानी वाले कांड के बाद सरकार चारों तरफ से घिरी नजर आ रही है। कांग्रेस को भी सीएम मोहन यादव के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। राहुल गांधी ने कहा, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। जब जब गरीब मरते हैं पीएम खामोश रहते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी के निकम्मेपन के चलते लोग साफ पानी पीने के मोहताज हैं। दूषित पानी से मौत पर पीएम मौन है। कांग्रेस के निशाने पर पीएम मोदी थे तो बीजेपी के ही नेता उमा भारती मोहन यादव सरकार पर जमकर बरसे। पूर्व सीएम ने अपने ही सरकार को घेरते हुए कहा, पानी पीने से मौत से सरकार और व्यवस्थाएं कलंकित हुई। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। उमा भारती साफ कर रही हैं कि ये पाप तभी उतरेगा जब दोषी अधिकारी और जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, अगर उस पर करप्शन शुरू हुआ तो कई लोगों का पत्ता कट जाएगा। क्योंकि इंदौर में ये समस्या सिर्फ भागीरथपुरा की नहीं थी, बल्कि शहर के कई इलाके पीने के गंदे पानी से कई सालों से जूझ रहे हैं। इससे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2016 से 17 और 17 से 18 के दौरान शहर के 60 स्थानों से पानी के सैंपल लिए थे। इनकी जांच रिपोर्ट 2019 में आई, जिसमें 60 में से 59 सैंपल फेल हो गए। यानी इंदौर के 59 स्थानों पर नालों से आने वाला पानी पीने के लायक ही नहीं था। बोर्ड ने नगर निगम को 3 बार पत्र लिखकर गंदे पानी को लेकर चेतावनी भी दी थी। इन इलाकों में सफाई के बाद ही पानी की आपूर्ति करने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बाद में इस मामले की जानकारी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड भोपाल को दी गई। यानी पानी के प्रदूषित होने की जानकारी इंदौर से भोपाल तक थी। अधिकारियों से लेकर सरकार को भी खबर थी कि गंदे पानी के चलते बड़ा कांड हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी फाइलें दबाकर रखी गई, टेंडर को लगातार टाला गया, जिसका नतीजा सामने है। इंदौर में लोग पानी पीकर मर रहे हैं और आरोपी चुल्लू भर पानी खोज रहे हैं। पाठशाला में वक्त है अगली क्लास का, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं 2026 में पीएम मोदी का धाकड़ मेगा प्लान। नया भारत देख दुनिया होगी हैरान। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, ऐसे प्रोजेक्ट जो पहले किसी ने नहीं सोचे, कैसे वो भारत में बनने जा रहे हैं, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। नया साल शुरू हो गया है और नए साल में भारत की रफ्तार और गति पकड़ने वाली है। पीएम मोदी दुनिया को नए भारत की ताकत, समृद्धि, आर्थिक तरक्की की नई तस्वीर दिखाने वाले हैं। लाखों करोड़ों रुपए से ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं जो पीएम मोदी के विजन को जमीन पर उतारने वाले हैं। और ये वो प्रोजेक्ट हैं जो भारत की इमेज बदल के रख देंगे। पीएम मोदी जो भी काम करते हैं उसका स्केल बड़ा ही होता है। आप देखिए, भारत में दुनिया के सबसे बड़ा स्टैच्यू है, सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। लेकिन अब भारत में और भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भारत में बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत में बन रहा है, देश में सेमीकंडक्टर चिप का पहला प्लांट बन रहा है, देश में सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरा होने के बाद भारत की तस्वीर बदल देंगे। पीएम मोदी के मेगा प्रोजेक्ट भारत के विकास को नई स्पीड कैसे देंगे, 2026 में कैसे दुनिया नए साल में नया भारत देखेगी, आज इसके बारे में आपको बता रहा हूं। पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम की, जो भारत में बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम फिलहाल फ्रांस के पेरिस में है, जिसका नाम लूव्र म्यूजियम है। लेकिन लूव्र म्यूजियम से यह टैग जल्दी ही छिन जाएगा। भारत में बन रहा युगे युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। युगे युगीन म्यूजियम दिल्ली में बन रहा है। इसकी लोकेशन केंद्रीय सचिवालय नॉर्थ ब्लॉक है। ये इतना बड़ा है बॉस कि आप हफ्तों तक इसका भ्रमण करेंगे ना तो भी शायद पूरा म्यूजियम नहीं देख पाएंगे। इस म्यूजियम में भारत के 5000 साल के इतिहास के बारे में बताया जाएगा। युगे युगीन नाम से ही पता चल रहा है कि म्यूजियम में युगों से चली आ रही समृद्ध भारत की जानकारी होगी। और जब भारत के इतिहास की बात आती है तो राम मंदिर को कैसे भूल सकते हैं।
अयोध्या में राम मंदिर पूरी शान के साथ बनकर खड़ा है। राम मंदिर सनातन के पुराने गौरव को वापस लेकर आया है। अब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी भारत में ही बन रहा है। राम मंदिर तो सिर्फ झांकी है। बिहार के पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर बन रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और इसी रामायण मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जा रहा है। यानी दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से लेकर सबसे बड़े मंदिर तक सब भारत में बन रहे हैं। और ये वो प्रतीक हैं जो भारत की विकास यात्रा को दुनिया के सामने नए अंदाज में पेश करेंगे। ये दोनों मेगा प्रोजेक्ट कितने खास हैं, कैसे तैयार हो रहे हैं, कितनी इसके लिए ताकत लग रही है, देखिए इस रिपोर्ट। नए साल में पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए छठा गियर लगा दिया है। भारत में ऐसे काम हो रहा है जिसके बारे में आप जानकर अचंभित रह जाएंगे। भारत में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। किसी भी देश के इतिहास और संस्कृति को जानने और समझने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है संग्रहालय, यानी म्यूजियम्स। भारत में वैसे तो कई म्यूजियम्स हैं। दिल्ली में नेशनल म्यूजियम भी है, लेकिन अब भारत में ऐसा म्यूजियम बनने जा रहा है जो दुनिया के सारे म्यूजियम्स को पीछे छोड़ देगा। युगे युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में बन रहा है। नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय सचिवालय की इमारत में ये म्यूजियम बन रहा है। ये इतना बड़ा है और इतना विशालकाय है कि शायद इसे पूरा देखने में आपको 2-3 दिन लग जाएं। आप देखिए, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये म्यूजियम फैला हुआ है। म्यूजियम में 950 कमरे होंगे, 8 थीमेटिक सेक्शन होंगे, 30 इमर्सिव गैलरीज होंगी, कुल 25,000 से ज्यादा कलाकृतियां होंगी। इसे बनाने में कुल 2700 करोड़ की लागत आएगी। विजुअली भारत का इतिहास इसमें दिखाया जाएगा। इसका फेज 1 जून 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। फेज 2 मंत्रालय शिफ्ट होने के बाद बनेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद केंद्रीय सचिवालय से मंत्रालय शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद इसका फेज 2 शुरू होगा। एक बार ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें भारत का संपूर्ण इतिहास दिखाया जाएगा। इस म्यूजियम में 5000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति दिखाई जाएगी। प्रवेश द्वार पर भारत के प्राचीन मिश्र धातु विज्ञान की झलक होगी। सिंधु सरस्वती नगर सभ्यता के बारे में बताया जाएगा। भारत के आयुर्वेद और योग के बारे में बताया जाएगा। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला के बारे में बताया जाएगा। सातवाहन, पल्लव, कुषाण और गुप्त वंश की जानकारी उसमें होगी। राष्ट्रकूट, चालुक्य, चेर, पांड्य, चोल राजाओं के बारे में बताया जाएगा। राजपूतों के शौर्य और मुगल सल्तनत की भी जानकारी मिलेगी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक राजवंशों के बारे में बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से स्वतंत्रता संग्राम तक की कहानी होगी। तेजी से बदल रहे भारत की उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। कुल मिलाकर युगे युगीन म्यूजियम संपूर्ण भारत की जानकारी देने वाले इंसाइक्लोपीडिया की तरह होगा, जहां से किसी को भी भारत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिल सकेगी। युगे युगीन म्यूजियम से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अब देखिए, छात्रों, रिसर्चरों और टूरिस्ट्स को फायदा होगा। सालाना 1 करोड़ पर्यटक वहां आने का अनुमान है, जिससे टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रोजगार बढ़ेंगे। भारत की कल्चरल सॉफ्ट पावर मजबूत होगी। डिप्लोमेसी और इमेज बिल्डिंग में मदद मिलेगी। यानी युगे युगीन म्यूजियम सिर्फ इतिहास नहीं बताएगा, बल्कि नए भारत को गढ़ने में भी इसकी भूमिका होगी। पीएम मोदी का क्लियर फंडा है, इतिहास से सीखते हुए ही भविष्य की रचना की जा सकती है। विरासत प्लस डेवलपमेंट के मंत्र पर पीएम मोदी काम कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बन रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। राम मंदिर ने करोड़ों सनातनियों का सपना पूरा किया और अब बिहार में बन रहा रामायण मंदिर भारत के सनातन गौरव को दुनिया में सबसे ऊपर कर देगा। पूर्वी चंपारण में बन रहा रामायण मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होने का टैग भी जल्दी ही छिन जाएगा। आप देखिए, विराट रामायण मंदिर 3,76,000 वर्ग मीटर में फैला है।
मंदिर की लंबाई 1080 फीट और चौड़ाई 540 फीट है। विराट रामायण में कुल 18 शिखर और 22 मंदिर होंगे। मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी, जबकि 4 शिखर 180 फीट के होंगे। एक शिखर 135 फीट का होगा। 8 शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी, जबकि एक शिखर की ऊंचाई 90 फीट होगी। विराट रामायण मंदिर की एक और खासियत है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। शिवलिंग की तस्वीरें अपने आप में हैरान करने वाली हैं। आप देखिए, इस शिवलिंग को ग्रेनाइट के एक ही पत्थर पर तराशा गया है। 33 फीट ऊंचा ये शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्टोन शिवलिंग है। इस शिवलिंग का वजन 210 टन यानी 2,10,000 किलो है, यानी करीब 50 हाथियों के बराबर या 3,000 लोगों के बराबर इसका वजन है। शिवलिंग को कड़ी मेहनत के बाद 3 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बनाया गया है और एक बड़े से ट्रक के जरिए विराट रामायण मंदिर इसका ट्रांसपोर्ट किया गया। महाबलीपुरम सदियों से पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है, यानी रामायण मंदिर वन बिहार में रहा है और उसमें तमिलनाडु का शिवलिंग स्थापित होगा। आप देखिए कि शिवलिंग में कितनी डिटेल से काम हुआ है। शिवलिंग के बेस में 14 लाइन में छोटे छोटे शिवलिंग बनाए गए हैं। भव्य शिवलिंग के बेस में हर लाइन में कुल 72 शिवलिंग हैं, जो कि कुल मिलाकर 1008 शिवलिंग हो जाते हैं। इसमें से हर छोटे शिवलिंग की ऊंचाई 9 इंच है। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम और सबसे बड़ा रामायण मंदिर तो एक झलक भर है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो पहले किसी ने सोचे नहीं थे। सब दिखाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। एक तरफ पीएम मोदी इतिहास की धरोहर को संवार रहे हैं, भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ विकास की रफ्तार भी बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बन रहा है। ये इतना बड़ा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। भारत की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। इसका निर्माण अडानी ग्रुप कर रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास कच्छ में यह बन रहा है। यह एनर्जी पार्क अंतरिक्ष से भी दिखाई देगा। एनर्जी पार्क में पेरिस जैसे 5 शहर आ सकते हैं, इतना बड़ा है। यहां 1000 वानखेड़े जैसे स्टेडियम बन सकते हैं। स्केल देख रहे हैं आप, यानी एनर्जी सेक्टर में डिपेंडेंसी कम करने के लिए सबसे बड़ा प्लांट बन रहा है। तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर चिप मार्केट में भी भारत ने लंबी छलांग लगा दी। गुजरात में ही भारत का पहला चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहा है। विदेशी कंपनियों के साथ भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप बनेंगे। ताइवान और अमेरिका की कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। दिसंबर 2026 में इस सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन होना है। इन दोनों ही मेगा प्रोजेक्ट से भारत को कितना फायदा होगा, कैसे भारत की इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा, यह भी आपको दिखाता हूं। पीएम मोदी का विजन भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित भारत आत्मनिर्भर होगा, जो अपनी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होगा। एनर्जी सेक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भारत में बन रहा है। गुजरात के कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट बन रहा है। अडानी ग्रुप इसका निर्माण कर रहा है। ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा, जो इतना बड़ा है कि स्पेस से भी ये दिखाई देगा। सोलर एनर्जी और विंड टर्बाइन से जनरेट होने वाली एनर्जी से देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी। गुजरात के खावड़ा में ये पावर प्लांट बन रहा है। इसकी लागत 1.5 लाख करोड़ रुपए है। ये 538 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ 5 करोड़ 50 लाख सोलर मॉड्यूल लगाए गए हैं। 1177 विंड टर्बाइन भी लगाए गए हैं। 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ होगा। सोलर पैनल की सफाई ऑटोमेटेड क्लीनिंग सिस्टम से होगी। निगरानी के लिए AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। 2026 में उसका पहला फेज शुरू हो जाएगा और 2030 तक पूरा प्लांट ऑपरेशनल होगा। ये पावर प्लांट कई मायनों में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम होगा। पावर प्लांट बन जाने से 1 करोड़ 80 लाख घरों को बिजली मिलेगी। ब्लैकआउट में कमी आएगी। भारत ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी लीडर बन सकता है। कई सेक्टर में रोजगार जनरेट होगा। अनुमान के मुताबिक 15,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट होगी। आप इस प्रोजेक्ट का स्केल और उसके असर को देखिए। इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट अभी तक अमेरिका और चीन बनाते थे, लेकिन अब भारत में मेगा प्रोजेक्ट न सिर्फ शुरू हो रहे हैं बल्कि पूरे भी हो रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में तो भारत सेल्फ डिपेंड होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एक और सेक्टर है जहां भारत ने लंबी छलांग लगाई है।
भारत का पहला चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। पीएम मोदी एक बात बार बार कहते हैं कि हर आपदा में कोई न कोई अवसर होता है। जब कोविड आया और ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो सबसे ज्यादा कमी सेमीकंडक्टर की हुई थी। उसी समय पीएम मोदी ने तय कर लिया था कि सेमीकंडक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अभी तक भारत में चिप डिजाइन या असेंबल होते थे, लेकिन अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार किया जा रहा है। ये प्लांट 320 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है। इसका बजट करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का है। यहाँ 50,000 वेफर हर महीने बनेंगे। एक सिंगल वेफर से हजारों चिप बन सकती है। प्रतिदिन 2 करोड़ से ज्यादा चिप प्रोडक्शन का टारगेट है। पूरा प्लांट AI बेस्ड ऑटोमेटिक प्लांट होगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ताइवान की पावर चिप कॉर्प और अमेरिका की माइक्रोन मिलकर इसे बना रहे हैं। दिसंबर 2026 में इस प्लांट में प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है, जिसके बाद भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए पीएम मोदी का विजन बहुत बड़ा है। अभी भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट करीब 4 लाख करोड़ का है। 2030 तक ये मार्केट करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। 2021 में सेमीकंडक्टर मार्केट को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। मकसद था सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आए। फिलहाल 6 राज्यों में 1,60,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिसमें CCTV कैमरा, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, रडार, रॉकेट के लिए चिप बनेंगी। 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रोजाना करीब 7 करोड़ चिप बनाएंगी। पीएम मोदी का टारगेट 2029 तक दुनिया के टॉप 5 चिप प्रोड्यूसर बनना है, जिससे सेमीकंडक्टर के 88 लाख करोड़ रुपए के बाजार में भारत का हिस्सा बढ़े। साल 2021 में हमने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। साल 2023 तक भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव हो गया। साल 2024 में हमने कुछ और प्लांट्स अप्रूव किए। साल 2025 में हमने 5 और प्रोजेक्ट्स क्लियर किए। कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर के 10 प्रोजेक्ट्स में $18 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दुनिया की 90% एडवांस चिप्स और 60% सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनते हैं। जब भारत में चिप प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो उससे 20,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। चीन और ताइवान पर निर्भरता कम होगी।